पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, सराउंडिंग्स एंड प्रोसेसेज, है ना। डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग एंड प्रोसेसेज। लेकिन इससे पहले हम एक काम करेंगे जो हर बार करते हैं, पिछला वाला थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज करने के लिए हम वापस चलते हैं बैक, नेमिंग वर्ड से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमने रिवाइज कर लिया था, है ना। टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रिवाइज कल रिवाइज हो गया था। आज हमें रिवाइज करना है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब हमने बता दिया था पहले, क्या होता है, प्रोनाउन या नाउन होता है। नाउन होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा, और इंग्लिश में उसको नाउन बोलते हैं, और नेमिंग वर्ड भी उसी को बोला जाता है। तो पहला इसमें है इंग्लिश इज ए, कौन सा लैंग्वेज है, डे लैंग्वेज, नाइट लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक। नेक्स्ट है यूजिंग इंटरनेट इज इजी इफ वी लर्न। इंटरनेट यूज करना आसान हो जाएगा अगर हम क्या सीखेंगे, इंग्लिश अगर सीख गए तो हम इंटरनेट आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। तीसरा है वी कैन लर्न इंग्लिश बाई, हम अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ करके हम इंग्लिश सीख सकते हैं। टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर दैट आर इन इंग्लिश। टॉम जो है नेम बोर्ड और एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर वगैरह को जो पढ़ता है, जो इंग्लिश में लिखा होता है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। ये वाला ऑप्शन सही है इसका। अब वन पीपुल वेयर डिफरेंट स्टेट कंट्रीज मीट्स ऑफिशियली, जब विभिन्न देशों और राज्यों के लोग आपस में मिलते हैं तो वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो जनरली जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। और नेक्स्ट है वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग्स। ऐसे शब्द जो कि किसी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, या जानवर या फिर किसी वस्तु के नाम को डिफाइन करता है, वो क्या कहलाता है, नेमिंग वर्ड या नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्यों बार बार आ रहा है भाई, नेमिंग वर्ड आल्सो कॉल्ड, नेमिंग वर्ड को और क्या कहते हैं, नाउन बोलते हैं ना। तो ये नाउन है यहाँ इसमें, ये है नाउन, है ना। नेमिंग वर्ड्स आल्सो कॉल्ड, नेमिंग वर्ड को और क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बैट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट। बैट्स जो चमगादड़ होते हैं, फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, रात में उड़ते हैं। इन दिस सेंटेंस द वर्ड बैट, ये बैट क्या है, ये बोरिंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है, कूल वर्ड है, या नेमिंग वर्ड, तो नेमिंग वर्ड। ये बैट एक नाम है ना जानवर का, तो ये नेमिंग वर्ड कहलाएगा। राम वॉज आस्क्ड टू मेजर हिज कप बोर्ड, इट वॉज 4 फीट टाल। हेयर फीट मीन्स, राम जो है, राम को बोला गया कि भाई तुम्हारे पास जो अलमारी है उसको मेज़र करो, उसको नापो। इट वाज 4 फीट टॉल, ये जो अलमारी है वो 4 फीट ऊंचा है। तो यहाँ फीट का क्या मतलब है, मेजरमेंट, है ना। टेस्ट हैंड लेग्स नहीं होगा, ये मेजरमेंट होगा। ओके। नेक्स्ट है जॉन वाज ट्रेवलिंग बाई बस टू हिज विलेज। जॉन भाई साहब जो है बस से अपने गांव जा रहे हैं, टहल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो साथ में वो क्या कर रहे हैं, ही नोटेड द नेम ऑफ द प्लेसेस दैट ही कुड सी ऑन हिज जर्नी। वो अपनी यात्रा के समय जो भी स्थान मिल रहे हैं उनके सब नाम नोट कर रहे हैं। वाट आर दीज वर्ड्स कॉल, वो जो नाम नोट कर रहे हैं वो वर्ड्स, वो शब्द क्या कहलाएंगे, नेमिंग वर्ड कहलाएंगे, या नाउन बोल सकते हैं इनको हम, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ गया कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैट कौन सा एग्जाम्पल है, कैट्स एस लिखा हुआ है ना। एस है सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन है या बहुवचन है, एस लगा हुआ है ना, एस। तो कैट्स मतलब बहुत सारी कैट होंगी, तो ये प्लूरल वर्ड है ना। ये क्या है, प्लूरल वर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट। सिंगुलर नेम कब यूज किए जाते हैं, जब वन
वन पर्सन या स्थान या किसी चीज के बारे में बताया जाता है, किसी सिंगल चीज के बारे में बताया जाता है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे वन सही है, हाँ? किसी एक चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो सिंगुलर नेम उसका यूज करेंगे। प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा? चाइल्ड एक बच्चे के लिए प्रयोग करते हैं, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड वाज वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब विच हैड मेनी कंप्यूटर्स। एक बच्चा है जो कि कंप्यूटर लैब में काम कर रहा है जहाँ पर बहुत सारी कंप्यूटर्स हैं। द वर्ड कंप्यूटर्स, जो ये वर्ड है कंप्यूटर्स, इज इन द फॉर्म ऑफ, ये सिंगल वर्ड्स है या प्लूरल वर्ड्स है? क्योंकि एस लगा है तो बहुत सारे कंप्यूटर हो गए, अगर केवल कंप्यूटर लिखा होता, एस नहीं होता, तो वो सिंगुलर होता, लेकिन एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, प्लूरल यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम टूथ एक। दांतों के दर्द से परेशान विनय जो है डेंटिस्ट से मिलता है ना। इसका यही अर्थ हो गया। डेंटिस्ट ट्रीट्स आवर टीथ प्रॉब्लम, जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे दांत की समस्या को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं, है ना। तो इन दिस सेंटेंस विच इज द प्लूरल वर्ड, इन यहाँ से लेकर के पूरे सेंटेंस में कौन सा बहुवचन है? टीथ, टूथ, विनय या डेंटिस्ट? यहाँ टूथ जो है बहुवचन है ना। ये है, अभी देख लेते हैं भाई। हाँ, ये बात तो सही है। तो टूथ और टीथ हमें एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। तो हम देखते हैं टूथ की मीनिंग क्या होती है और टीथ की मीनिंग। टूथ इज द सिंगुलर फॉर्म वाइल टीथ इज द प्लूरल फॉर्म। हाँ ठीक है, टूथ जो है सिंगल दांत के लिए यूज करते हैं, और टीथ जो है बहुत सारे दांतों के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला सही होगा, टीथ। टीथ मतलब बहुत सारे दांतों के लिए टीथ का यूज करेंगे, और सिंगल टीथ के लिए क्या यूज करेंगे? टूथ। तो यहाँ पे ए सही है हमारा, टीथ। क्योंकि प्लूरल क्या होते हैं? बहुत सारे बहुवचन वर्ड होता है प्लूरल, और सिंगल होगा तो सिंगुलर वर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर ये वाला सही हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी वक्त, हाँ, संज्ञा के स्थान पे या नाउन की जगह पे या नेमिंग वर्ड की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। तो नेमिंग वर्ड जैसे किसी का नाम हो गया राम श्याम, या फिर किसी स्थान का नाम हो गया रामपुर, जहाँ वाराणसी, हाथरस, अलीगढ़, इस तरीके से। या फिर किसी वस्तु का नाम, जैसे ये बॉटल है, बॉटल क्या है? नेमिंग वर्ड हो गया ना, संज्ञा जिसको बोलते हैं नाउन। तो इसके जगह पे अगर हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउंस। जैसे राम अभी हमने बोला तो उसको हम ही बोल सकते हैं। जैसे किसी लड़की का नाम है, राधा नाम है, तो राधा की जगह हम सी बोल सकते हैं। हर, अगर उसका कोई वस्तु है तो उसका हर बोलेंगे, और किसी लड़के का वस्तु है तो उसको हिज बोलेंगे। तो इस तरीके से जो प्रोनाउंस होते हैं कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड, है ना। किसी नेमिंग वर्ड के स्थान पे हम इनका, प्रोनाउंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये इस बॉटल में ये राम स्कूल जाता है, जैसे मैंने बोला, तो यहाँ राम क्या था? नेमिंग वर्ड था। अगर हम ये बोल दें कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ जो वह यूज किया हमने वो क्या होगा? प्रोनाउंस होगा। दे इज, नेक्स्ट है, दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू। ये जो दे वर्ड है कब हम प्रयोग करते हैं? ही के कंडीशन में, या शी के कंडीशन में, या आवर के कंडीशन में, या मैनी पीपल की कंडीशन में? मैनी पीपल के कंडीशन में जो है, अगर बहुत सारे लोग हैं कहीं पर तो हम उनको दे बोल सकते हैं, मतलब वे, है ना। इस तरीके से ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है, द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर। आई किसके लिए प्रयोग किया जाता है? माई सेल्फ के लिए, खुद के लिए हम आई प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं।
रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई लाइक्स द इन्वायरमेंट ऑफिस। रमेश जो है चेन्नई में काम करता है। अब यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पे ही आना चाहिए, है ना, रमेश की जगह पे वह लाइक्स द ऑफिस इन्वायरमेंट, इसलिए ही सही होगा। वह जो वहाँ का उसके ऑफिस का इन्वायरमेंट है उसको पसंद करता है। सीता एंड आई आर फ्रेंड, मैं और सीता जो हैं दोस्त हैं। अब यहाँ पे हम सीता भी लिख सकते हैं ना, सीता स्टेज इन गांधी बाजार। अगर हम सीता की जगह सी यूज करें, क्योंकि सीता यहाँ पे है नहीं कहीं, तो हम सी यूज कर सकते हैं। तो सी स्टेज इन गांधी बाजार, वह गांधी बाजार में रहती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं। एक्शन वर्ड हो गया था, दोबारा कैसे आ गया फिर? अच्छा, नेमिंग वर्ड हमने देखा था। एक्शन वर्ड मतलब क्रिया जिनको बोलते हैं, वर्ब जिनको बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक्शन वर्ड्स आल्सो कॉल्ड, तो एक्शन वर्ड्स को हम क्रिया भी बोलते हैं, वर्ब्स भी बोलते हैं ना, वर्ब्स। वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द, वर्ब किसकी क्रिया के बारे में बताता है? नेमिंग वर्ड, संज्ञा के, संज्ञा जो काम कर रहा होता है उसके बारे में कौन बताता है? वर्ब बताता है, या एक्शन वर्ड बोलता है। एक्शन का मतलब ये होता है काम करना। ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो किसी काम को प्रदर्शित करें वो एक्शन वर्ड कहलाते हैं, या उन्हें ही क्रिया बोलते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट है ये, किम फेल फ्रॉम हर बाइक स्टडी। किम जो है अपने बाइक से गिर गई थी कल, ठीक है। द एक्शन इन द सेंटेंस, इस वाक्य में एक्शन वर्ड कौन सा है और वो किस टेंस में है? तो यहाँ फेल होना मतलब ये जो है एक्शन वर्ड है, और ये किस टेंस में है? पास्ट में। तो ये यहाँ पे क्योंकि कल गिरी थी ना, तो अगर अब पुरानी बात कर रहे हैं तो पास्ट में चला जाएगा, और आने वाली चीज़ों की बात करते हैं तो फ्यूचर में होता है, और करेंट में बात करते हैं तो वो प्रेजेंट में होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ गोइंग टू बी ए सनी डे टुमारो। कल जो है बढ़िया धूप वाला दिन होने वाला है, होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये कल की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है ना। तो द एक्शन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब जो है वो क्या है? फ्यूचर है, पास्ट है, डे या डे है, डेट है। तो ये फ्यूचर है क्योंकि ये कल, आने वाले कल की बात कर रहा है, टुमारो की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अरुण ट्रेवल्स टू द स्कूल बाय बस। अरुण जो है बस के द्वारा अपने स्कूल ट्रेवल करता है। द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस, इसमें एक्शन वर्ड कौन सा होगा? ट्रेवल होगा, है ना, क्योंकि यात्रा करना ही है। तो ये हमारा ट्रेवल जो है एक्शन वर्ड कहलाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अब आ गया, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, हमने रिवाइज कर लिया। अब आज हमें पढ़ना है डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, सराउंडिंग्स एंड प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव पढ़ा है ना तुम लोगों ने? एडजेक्टिव विशेषण जिसको बोलते हैं। अच्छा देखो, हिंदी के नाम अगर ध्यान से सुनो तो इसमें नाम से ही पता चल जाता है कि वो क्या है। जैसे विशेषण, किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं, है ना। और बतलाना मतलब डिस्क्राइब करना, किसी चीज को बतलाना या डिस्क्राइब करना एक ही चीज हो गया ना। तो यहाँ एडजेक्टिव को हम बोल सकते हैं कि वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, या वातावरण, सराउंडिंग या आसपास के, और या किसी प्रोसेस को, किसी मेथड, काम करने के तरीके के बारे में डिस्क्राइब करता है, यानी बताता है उसके बारे में, यानी उसकी विशेषता को बताता है। तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, है ना। तो डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग एंड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स का मतलब ये होता है डिस्क्राइबिंग करना। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो कह रहा है कि एडजेक्टिव्स आर, कौन से वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव? साउंड होता है, नहीं होता है, फिनिश होता है, नहीं होता है, नेचुरल, नेचुरल क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल, न्यूट्रल भी नहीं होता है। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, है ना। किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बता रहे होते हैं, एडजेक्टिव्स, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एड मोर इंफॉर्मेशन टू द नेमिंग वर्ड, बैड, सैड या नंबर्स? हाँ, नेमिंग वर्ड्स,
जो संज्ञा होती है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करके जो है एडजेक्टिव वर्ड देते हैं। जैसे राम दौड़ता है, तो राम यहाँ क्या है, काम कर रहा है दौड़ने का, लेकिन अगर हम उसी के आगे बोलते हैं राम तेजी से दौड़ता है, तो यहाँ हमने राम के बारे में एक चीज और बताया कि वो तेजी से दौड़ता है, तो यहाँ तेजी से मतलब ये ऑब्जेक्टिव होगा। राम खाना खाता है, तो राम तो खाना खाता है, एक कर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है। राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। खाना खाना क्या है, क्रिया है। नहीं, खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है, और खाना खाता है वो क्रिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी कि राम खाना खाता है, एक पूरा सेंटेंस बन गया जो राम को ये बता रहा है कि वो खाना खा रहा है। लेकिन हम वहीं आगे ऐड कर दें राम बहुत खाना खाता है, तो यहाँ जो बहुत है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे देता है ये एडजेक्टिव, है ना। तो यही बोला गया है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द नेमिंग वर्ड, संज्ञा के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट है इट इज ए नाइफ, खाली जगह है, लिखा है कि इट इज ए नाइफ, ये चाकू है, तो बीच में क्या हो सकता है, दिस, शार्प, एंड या देयर। चाकू होगी तो वो तेज ही होगी, तेज के बारे में बताया जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इट इज ए शार्प नाइफ, यह एक तेज धार वाली चाकू है। अगला क्वेश्चन है द सी इज ब्लू, समुद्र नीला है। इन दिस सेंटेंस एडजेक्टिव कौन सा है इसमें से, द सी इज ब्लू, समुद्र नीला है, तो ये ब्लू जो है समुद्र के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अरे भाई जोड़ दें इनको, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट है अर्जुन फील्ड वाटर इनटू ए लार्ज पॉट, अर्जुन जो है एक बड़े बर्तन में पानी भर दिया है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव क्या है, अर्जुन है, फील्ड वाटर है, इनटू ए लार्ज पार्ट है। हाँ लार्ज मतलब बड़ा, तो यहाँ पे लार्ज जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक, एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन। पंक्चुएशन तो जानते हो सभी लोग, क्या होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किसी मिस्टेक को सही करने के लिए होता है पंक्चुएशन। क्या होता है पंक्चुएशन भाई, थोड़ा बहुत जानकारी दो हमें। है कोई जानकारी, किसी वाक्य को क्लियर अर्थ देने के लिए, एक ही वाक्य से उसका सही मतलब हम समझ जाएं, उसके लिए पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, तीन शब्द हैं, रोको मत जाने दो। अगर हम रोको पे जोड़ दें कि रोको मत जाने दो, तो यहाँ रोको के पास में कॉमा लगाना पड़ेगा, रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ, उसको रोक लो, जाने मत दो। लेकिन अगर उस कामा को उठा करके हम मत के पास में लगा दें, रोको मत, तो रोको मत के पास जब कॉमा लगाया तो ये रोको मत एक साथ हो गया, फिर जाने दो दूसरा शब्द वाक्य बन गया, तो रोको मत जाने दो, उसी शब्द वर्ड वही रखे हुए हैं चारों ही, और एक का अर्थ हो रहा है कि जाने दो और एक का हो रहा है कि रोको उसको, मत जाने दो। ठीक है, तो उस सेंटेंस का सही अर्थ निकालने के लिए, क्लियर अर्थ निकालने के लिए पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। पंक्चुएशन में कौन कौन से चिन्ह आते हैं, एक तो कॉमा आता है, एक फुल स्टॉप आता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा आता है, डबल इन्वर्टेड कामा आता है, इस तरीके के ये वो तो सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस और पंक्चुएशन में अंतर होता है। सेंटेंस तो वाक्य होते हैं जिनका कुछ अर्थ निकल रहा होता है, एक क्लियर अर्थ निकल रहा होता है, लेकिन वो क्लियर अर्थ निकालने के लिए जिन कॉमा मतलब सिंबल्स का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पंक्चुएशन कहलाते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है द पंक्चुएशन इज ए सेंटेंस मेक द मीनिंग टू अंडरस्टैंड, किसी पंक्चुएशन इन ए सेंटेंस,
अच्छा, पंक्चुएशन जो है सेंटेंस के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रयोग किए जाते हैं पंक्चुएशन, जो उस शब्द का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्लियर वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देख लिया जाए, डी सही है ना। मतलब उस शब्द का जो वाक्य का जो है क्लियर मीनिंग निकालने के लिए हमें पंक्चुएशन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अभी इससे पहले ही मैंने एग्जाम्पल दिखाया, केवल पंक्चुएशन का इधर उधर प्रयोग करने से ही अर्थ जो है अलग बदल बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस शुड स्टार्ट विद। किसी वाक्य को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले, अंग्रेजी में लिखने से पहले सबसे पहला अक्षर कौन सा होना चाहिए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं किसी वाक्य को हम शुरुआत करते हैं तो। कॉमा इज यूज टू शो विद इन द सेंटेंस। कॉमा किस लिए प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप के लिए, पेयर के लिए, या ब्रेक के लिए, या कैपिटल लेटर्स के लिए? वाक्य को बीच में ब्रेक करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान। सीता जो है नीना से उसके समर की छुट्टियों के प्लान के बारे में पूछना चाहती है। ठीक है, तो वो क्या बोलेगी? नीना से क्या बोलेगी? पहला लिखा हुआ है कि नीना इज योर प्लान, ये तो वो पूछ सकती है क्या ऐसे? नीना तुम्हारा प्लान क्या है, ये पूछ सकती है? नहीं पूछ सकती है। नीना व्हाट इज योर समर प्लान, ये वाला वाक्य सही लग रहा है। नीना, फिर कामा यूज किया, उसको संबोधन किया, नीना कामा लगाया, व्हाट इज योर समर प्लान, तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी का क्या प्लान है, ये वाला वाक्य सही समझ में आ रहा है। ये तो पूछ नहीं सकते वाट नीना आज, ये चीज़ तो पूछ नहीं सकती है, गलत लग रहा है। नन ऑफ दिस, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है ऐड कॉमा वेर एवर इट इज़ नेसेसरी। एक वाक्य दिया हुआ है ये, इसमें जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ आवश्यकता समझ में आए, वहाँ कामा यूज करना है हमें। आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, ये इस वाक्य में हम कहाँ पर कामा का यूज कर सकते हैं? आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, ये वाला सही है। आफ्टर के बाद कॉमा लगाया, फिर द मीटिंग के बाद फिर कॉमा लगाया, वी विल गो आउट, या ये वाला सही होगा? आफ्टर द मीटिंग कॉमा वी विल गो आउट, या फिर ये सही होगा? आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द कॉमा लगा दिया, या फिर ये आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, यहाँ कॉमा यूज ही नहीं किया। हाँ, देखो ये एक वाक्य है, आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, मीटिंग के बाद हम जाएंगे कहीं बाहर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको हमें बीच में ब्रेक करना है अपनी बात करने के लिए, तो कहाँ से ब्रेक करेंगे? तो यहाँ बेटर लग रहा है कि यहाँ से अगर ब्रेक किया जाए, आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस आर। अब देखो ये पंक्चुएशन के बारे में हमने पढ़ा, पंक्चुएशन को समझा, अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस कई सारे होते हैं ना, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? एक डिक्लेरेटिव होता है, साधारण वाक्य जो होता है जिसमें किसी चीज़ को बताया जाता है साधारण, जैसे राम जाता है, वह खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वो ईमानदार है, वो चोरी करता है, वह रोता है, ये सारी क्या है? सिंपल वाक्य हैं, इनको डिक्लेरेटिव वाक्य बोलते हैं, जिसमें सीधी सी बात कोई कही जा रही होती है। एक होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव। ठीक है, हाँ, जैसे क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम्हें रोना आता है, क्या, वह क्यों डेली स्कूल नहीं आता है, वह ऐसा क्यों है, वह कैसे रो सकता है, वह कहाँ जाएगा, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो कौन से वाक्य कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव। अच्छा, डिक्लेरेटिव वाक्य जो होते हैं उसमें कॉमा फुल स्टॉप लगाते हैं। जब एक वाक्य पूरा हो जाता है, जैसे राम जाता है, तो राम गोज लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। डिक्लेरेटिव वाक्य में क्या होगा? सेंटेंस में फुल स्टॉप से क्लोज हो जाता है।
इंट्रोगेटिव वाक्य में जो होता है, सेंटेंस जो होते हैं उनके आगे ये क्वेश्चन मार्क बने होते हैं। नेगेटिव भी जो है एक सिंपल वाक्य ही होता है, केवल नहीं का यूज होता है उसमें, है ना। जैसे राम जाता है, फुल स्टॉप, राम गोज, राम डज नॉट गोज, राम नहीं जाता है, तो वो भी सिंपल वाक्य है, केवल उसमें नहीं का यूज हो जाता है, इसलिए उसको नेगेटिव वाक्य बोला जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है वो एक्सक्लामेटरी बोलते हैं। एक्सक्लामेटरी क्या होता है? विस्मय बोधक, विस्मय बोधक ही बोलते हैं ना, है ना, जिसमें कुछ एकदम से जो है भावनाएं बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे वाह कितना अच्छा मौसम है, भावना निकल के आ रही है ना किसी की, ये भावना निकल के तो नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे क्या बात है, कल जो है आरसीबी जीत गई, है ना, इसमें हमारी खुशी जाहिर हो रही, वाह आरसीबी जीत गई, वाह वाह कितना बुरा हो गया, कल 11 लोग मारे गए। हाँ, पंजाब वाले वहाँ रोना भी अपना दिखा सकते हैं, अपनी जो है कि करुण भावना दिखा सकते हैं। तो ये वाक्य जहाँ पे होंगे वहाँ के लास्ट में जो है इस तरीके का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ये वाला है। समझ में आ गया ना? अब चलते हैं, ये तो पहले पढ़ना था तुम्हें, अब मैं तो यहाँ एमसीक्यू करवा रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा नहीं रहा, है ना। तो पढ़े होगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर ही होंगी। अब चलो हम देखते हैं यहाँ पे सेंटेंसेज आर, सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। पहला ही सही है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अगर किसी शब्दों के समूह से कुछ अर्थ निकलता है तो उसको वाक्य कहेंगे, लेकिन अगर कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे राम स्कूल जाता है, इसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है ना। अगर मैं कहूँ जाता है राम स्कूल, खैर इसका अर्थ तो अभी हम पकड़ ले रहे हैं, लेकिन वाक्य नहीं कहलाएगा क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। या मैं कहूँ पेड़ पत्ता आंधी तूफान, ये भी मतलब शब्द के ग्रुप है ना, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल के आ रहा है नहीं, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह जिनका कोई मीनिंग निकले, वो वाक्य कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ये है ना, सेंटेंसेज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। नेक्स्ट है ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल अस सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इट एंड्स विद। जो डिक्लेरेटिव शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, अभी मैंने बताया कि कुछ जानकारी दे रहे होते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं, तो ऐसे वाक्यों के अंत में क्या हम प्रयोग करते हैं? कॉमा यूज करते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या फुल स्टॉप लगाते हैं, या ये वाला एक्सक्लामेटरी वाला लगाते हैं चिन्ह, जो डिक्लेरेटिव वाक्य होते हैं। डिक्लेरेटिव वाक्य कौन से होते हैं? हाँ, फुल स्टॉप लगेगा। डिक्लेरेटिव वाक्य सिंपल वाक्य होते हैं, तो उनके आगे क्या लगाएंगे हम? फुल स्टॉप लगाएंगे। ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है। अरे भाई क्या क्या हो रहा है इसमें, सीखना पड़ेगा लग रहा है मुझे ये सब। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आगे क्या लगाते हैं हम? फुल स्टॉप लगाते हैं। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस के किस चीज से एंड होता है? एक्सक्लामेटरी, फुल स्टॉप से नहीं है, एक्सक्लामेटरी मार्क से होगा ना भाई। एक्सक्लामेटरी, अब तो एक्सक्लामेटरी है, हाँ। नहीं नहीं, ये पहले नहीं आता है। बीच में लगता है ये, हाँ, ये बात तो सही है भाई, बीच में लगता है। बिल्कुल फुल स्टॉप ही होगा।
एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड विद, तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो दिया हुआ है इसके हिसाब से, बट वाक्य का एंड तो फुल स्टॉप से ही होता है ना। जैसे हम लिखे वाह क्या अच्छा सुहाना मौसम है, तो वाह के बाद ही ये वाला लग जाता है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना। तो हाँ नहीं, लास्ट में तो फुल स्टॉप ही लगता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एक्सक्लामेटरी का पूछ रहा है ना, तो तुम्हें पता भले है लेकिन लगाना यही वाला आंसर, क्योंकि इसने यही आंसर दिया हुआ है। तो अगर तुम सही लगा करके आ जाओगे फुल स्टॉप तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। हुँ? क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। चलो, लेकिन होता नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, डबल में इन्वर्टेड कामा में बंद नहीं होता ये। इन्वर्टेड कॉमा तो जहाँ पर हम किसी चीज को विशेषता फोकस करके दिखाना चाहते हैं, वहां पे कॉमा इन्वर्टेड कामा यूज करते हैं। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे अभी यहाँ पे एक वाक्य बनाया इसने, वाओ द फ्लावर्स इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना। वाह कितना प्यारे, पार्क में कितने प्यारे ब्यूटीफुल जो है फूल लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्सक्लामेटरी वाक्य है ये, यही वाला वाक्य है। लेकिन यहाँ पे देखो ये चिन्ह तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, जहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा है वहां तो फुल स्टॉप ही है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इनका, ये आंसर यहाँ भले सही है लेकिन ये आंसर गलत है, यहाँ तो आंसर यही होना चाहिए, है ना। लेकिन तुम लोग ये लगा के मत आना, हाँ, यही लगाना एक्सक्लामेटिव वाक्य ये जो मार्क है इसको लगाना, क्योंकि तुम लगा के आ जाओगे नंबर निकट जाएंगे, क्या फायदा होगा। एक्सक्लामेटिव मार्क है, सिंपल वाक्य हो जाता है। लेकिन वाक्य तो पूरा यहाँ होता है ना, केवल वाव कहने से क्या वाक्य पूरा हो जाएगा? चलो तुम कह रहे हो तो हम मान ले रहे भाई, वैसे मानने लायक बात है तुम्हारी। लेकिन सेंटेंस का मतलब वो होता है कि वर्ड्स का वो ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकले, केवल वाव कह देने से एक्सक्लामेटरी वर्ड्स का अर्थ, इसका अर्थ निकल जाएगा। तो वाक्य जो पूरा होगा एक्सक्लामेटरी वाक्य यहाँ पे आके पूरा होगा, केवल वाव कहना कोई सेंटेंस नहीं होता है ना। एक्सक्लामेटरी मार्क्स तो यहीं पे लगेगा ना, जहाँ वाव बोल देंगे वहीं पे लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी लगाते हैं नहीं, नो, यहाँ फुल स्टॉप ही लगता है। चलो, लेकिन अभी तुम फिलहाल जो है इसको याद रखना कि अगर एक्सक्लामेटिव सेंटेंस के एंड में पूछे क्या लगेगा तो हम एक्सक्लामेटिव मार्क बोलेंगे, ठीक है। अब ये जैसे एक वाक्य बनाया गया, वाव द फ्लावर्स इन द पार्क्स आर ब्यूटीफुल, वाह कितने पार्क में कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, तो इसका ये कौन सा वाक्य होगा? एक्सक्लामेटरी, ठीक है। नेक्स्ट है द पुलिस वेयर क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम, पुलिस जो है उसके अपराध के बारे में पूछ रही है, पूछ रही थी, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? डिक्लेरेटिव होगा, अच्छा ये दिख ही रहा है, ये होगा सही है ना, सिंपल वाक्य है अफर्मेटिव टाइप का, है ना। पुलिस जो है उसके अपराध के बारे में पूछ रही थी, सिंपल पास्ट टेंस है ये, है ना। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब हम देखेंगे राइटिंग सिंपल सेंटेंस, सिंपल वाक्यों को लिखना, इस टॉपिक में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस तो आप कर ही चुके हो, एमसीक्यू हम देखते हैं। सिंपल वाक्य जैसे राम जाता है वह खाना खाता है, मैं दौड़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, सिंपल, ना तो मैं निगेटिव है ना तो पॉजिटिव, मतलब दुखी दुख है, दुख व्यक्त किया जा रहा है, सुख व्यक्त किया जा रहा है, या फिर
या फिर निगेटिविटी उसमें है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, सिंपल वाक्य है। ठीक है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज, एक वाक्य में एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस अगर है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सिंपल सेंटेंस जैसे राम जाता है, तो इसमें कितने पार्ट होंगे उस सेंटेंस के? सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, तीन चीज़ें होनी है ना। एकदम सबसे सिंपल वाक्य में ये तीनों चीज़ें होंगी। सब्जेक्ट जो करता होता है, ऑब्जेक्ट जो कर रहा होता है, और क्रिया जो करने की अभिव्यक्ति को दिखा रहा होता है। तो तीन, तीसरा सही होना चाहिए, सी सही होना चाहिए, है ना। ये वाला हो गया था। एवरी कंप्लीट सेंटेंस है, कितने पार्ट होते हैं किसी एक पूर्ण वाक्य में? तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? संज्ञा या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्रिया, वर्ब, ये तीन पार्ट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, द डैश इज व्हाट और whom ए सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बारे में ही जो है वाक्य में बताया जाता है ना, क्या और कौन। ये सेंटेंस में जो बताया जाता है किसके बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट के बारे में। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ राम कौन है? सब्जेक्ट है। अगर हम पूछे कौन स्कूल जाता है तो निकल के क्या आएगा? राम। तो हुम आ गया ना, हुम आ गया। या राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन पढ़ता है? राम। क्या पढ़ता है? किताब। तो क्या और क्यों, कौन, ये जो है सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर फॉर ए सेंटेंस इज। एक वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, उसमें पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, ये हमें बताना है ना। तीन पार्ट होते हैं सेंटेंस में। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है। फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम गोज टू स्कूल, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। गोज क्या है? वर्ब है। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें, राम स्कूल जाता है, तो हिंदी में जो है ये सीक्वेंस जो है चेंज हो जाता है। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब सबसे लास्ट में आता है हिंदी वाक्यों में। जैसे राम स्कूल जाता है, तो जाता है जो वर्ब है वो बाद में आया, स्कूल जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश का ही हमें जो है देखना है सीक्वेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझ पा रहे हो ना? क्लियर है फिरोज? तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। नहीं, तुम नहीं आता है। मैं वाक्य बोल रहा हूँ, ये कौन सा वाक्य है? तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। प्रेजेंट हुआ सेंटेंस है, सही बात है। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? गाते हो। हम्म, गाना जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। एडजेक्टिव क्या है? हाँ, बहुत अच्छा जो है एडजेक्टिव हो गया। सारी चीज़ें क्लियर होगी ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राधा हैज लर्न हाउ टू राइट ए सेंटेंस। राधा जो है वाक्य लिखना सीख चुकी है। कैसे लिखा जाता है उसको पता चल गया है। विच इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राधा सब्जेक्ट है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या होगा? ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ही तो कहलाएगा, है ना।
राधा ही तो है सब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछ रहा हूँ मैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा? हाउ टू राइट ए सेंटेंस, तो सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हाउ टू राइट, यहाँ लर्न जो है वर्ब है, हाउ टू राइट जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ढूंढना था, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा है। क्या आंसर सही है? पक्का? ठीक। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से जो सही वाक्य है वो हमें चूज करना है। द रोड रन्स ऑन कैट, द कैट रन्स ऑन द रोड, कैट रोड रन्स, रन्स ऑन द रोड कैट। हाँ, ये वाला वाक्य सही है कि बिल्ली जो है रोड पर दौड़ती है। रोड बिल्ली पर तो नहीं दौड़ेगा ना, तो ये तो गलत है। और कैट रोड रन्स, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकली। रन ऑन द रोड कैट, इसकी भी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये वाला वाक्य जो है, ये जो सेंटेंस है वो ओके करेक्ट है। अब हम देखेंगे रीडिंग एक्टिविटी। ये हमने सिंपल सेंटेंस लिखना सीखा और वाक्य कैसे बनते हैं ये देखा, पंक्चुएशन क्या होता है ये देखा, सब्जेक्ट क्या होता है ये देखा, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देखा, वर्ब क्या होते हैं ये देखा, एडजेक्टिव क्या होता है ये देखा। ये सारी चीज़ देखने के बाद हमने सिंपल सेंटेंस लिखना सीखा। अब हम सीखेंगे रीडिंग एक्टिविटी कैसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस हम इस पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, रीडिंग क्या होती है? रीडिंग का क्या मतलब है? हाँ, चीज़ों को पढ़ना और पढ़ करके सही चीज़ को समझना रीडिंग एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो ये कौन सा कौशल विकास कर रहे हैं हम अपना? कम्युनिकेशन स्किल, है ना? अपनी बातों को किसी को बता पाना और दूसरे की बात को खुद समझ पाना, ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन इंग्लिश। और इंग्लिश में अगर हम उस चीज़ को सीख रहे हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं, है ना? तो कम्युनिकेशन स्किल में तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं: रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये यही चार चीज़ें होती हैं जो हमें उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में जो है कि महारत हासिल करा सकती हैं। ये चारों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमें रीडिंग आनी चाहिए, फिर राइटिंग भी आनी चाहिए, फिर लिसनिंग आनी चाहिए, फिर स्पीकिंग आनी चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें हमें आ रही हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज को, हमारी पकड़ जो होगी अच्छी होगी। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, रीडिंग एक्टिविटी देखते हैं कि रीडिंग कैसे करना होता है। इसमें एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन इज बाय। सबसे प्रभावी तरीका होता है किसी जानकारी को लेने का, वो क्या होता है? राइटिंग होता है, टॉकिंग होता है, रीडिंग होता है, एक्टिविटी होती है? रीडिंग होगा। रीडिंग क्यों होगा? क्योंकि टॉकिंग से सही जानकारी जरूरी नहीं है कि मिले, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी है, जैसे मैं भावना से बोल दूं कि भाई महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्लासेस चलते हैं या कोर्सेज चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं भावना को सारी चीज़ें पता हो। तो अगर भावना ने भाई इसको जो पता था वो बता दिया, सर ये चलती है। अब क्या वो मुझे पूरी जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन पूरा मिला? नहीं मिला। अगर मैं वो सही इन्फॉर्मेशन लेना है तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का जो है प्रॉस्पेक्टस ले आऊँ और उसको पढ़ लूँ, तो रीडिंग से जो है मुझे प्रॉपर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन इज रीडिंग। ठीक है, सबसे प्रभावी तरीका कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का होता है रीडिंग करना। बातचीत से भी नहीं मिल सकती, राइटिंग से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, राइटिंग से कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और एक्टिविटी, एक्टिविटी से भी नहीं मिल सकती। ठीक है, पहला अगला क्वेश्चन है, द पोस्टर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग। जो पोस्टर लगे होते हैं बड़े बड़े, वो इंफॉर्मेशन ही तो दिखा रहे होते हैं,
मूवी का पोस्टर लगा होता है तो हम इंफॉर्मेशन ही तो देखते हैं कौन सी मूवी लगी हुई है। तो वो किस माध्यम से दिखा रहे होते हैं, नॉवेल के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, या एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, या फिर इमेज एंड कलर्स। इमेज एंड कलर्स ही होते हैं पोस्टर पे, और उसी माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, मैं मूवी का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि पोस्टर एक ऐसा माध्यम होता है कोई इन्फॉर्मेशन देने का जो हमारी आंखों को तुरंत जो है अट्रैक्ट करता है। इसीलिए मूवीज़ वगैरह का जो अधिकतर पोस्टर दिखाया जाता है। बाहुबली दिखा देगा, बाहुबली मूवी में आग जलते हुए ऐसे दिखा देगा तो आदमी को अट्रैक्ट लगेगा, नहीं यार मूवी तो अच्छी है, चलते हैं देख, है ना। तो यही है, पोस्टर जो है इंफॉर्मेशन शेयर करता है किसके माध्यम से, इमेज और कलर्स के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू। जो सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, किसके माध्यम से हमें जो है कि जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं? कलर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, या शब्दों के माध्यम से, या पोस्टर्स के माध्यम से? वर्ड्स के माध्यम से। सिंबल में वर्ड कहाँ होंगे, सिंबल बने होते हैं ना, कलर होते हैं सिंबल में। हाँ, कलर्स कुछ कुछ हो सकता है। हाँ, जैसे रोड वाले साइन है तो रेड वाला साइन बना हुआ है, कहीं ब्लू साइन होता है। लेकिन वो साइन एक्चुअल में क्या बना होता है, वो फिगर्स ही तो होते हैं, इमेज ही होते हैं ना। तो कलर्स हो सकता है कहीं कलर एक ही जैसा हो, तो फिर आप कैसे सिंबल्स को पहचानेंगे? तो वो इमेज जो होता है, इमेज ही हमें दिखाता है कि इसका मतलब ये। जैसे मान लो यू टर्न का इमेज है, रास्ते पे जा रहे हैं, यू टर्न लिखा है, तो कलर चाहे हरा पीला नीला कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसे सिंबल बना हुआ है यू के आकार का, एरो बना हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, यू टर्न का है। तो इमेज होते हैं सिंबल्स में, क्या यूज किए जाते हैं, इमेज। कलर्स भी होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो होता है इंपॉर्टेंट वो होता है इमेज। ठीक है। नेक्स्ट है यस, यस है ये, बॉट ए बैग विच हैड रिसाइकल सिंबल। यस भैया जो है एक बैग खरीद के लाए हैं, और बैग पर एक रिसाइकिल का सिंबल बना हुआ है यहाँ पर कहीं पर भी। तो अब मान लीजिए वो यूज किए हैं और पुराना हो गया, अब उनके यूज का रह नहीं गया, तो अब उस बैग का वो क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, जला देंगे उसको, थ्रो इट इन द रिवर, ले जाके गंगा में बहा देंगे, नदी में फेंक देंगे, नहीं ना। पुट इन सॉइल, मिट्टी में दबा देंगे ले जाके, या फिर शुड डिस्पोज इन इट इट इन रिसाइकलेबल आइटम्स, या इसको ले जा करके जो रिसाइकलेबल आइटम उनके पास रखे हैं उसमें ले जा करके डिस्पोज कर देंगे। कौन सा सही होगा? डी सही होगा, क्योंकि अगर उन्हें रिसाइकलेबल आइटम अलग रख रखे हैं तो इकट्ठे ले जा करके जहाँ रिसाइकिल होते हैं वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सही होगा ऑप्शन इसका। अब राज वाज ड्राइविंग टूवर्ड्स मैसूर। राज भाई साहब जो है मैसूर जा रहे हैं, ड्राइविंग करके, गाड़ी चलाते हुए जो है मैसूर जा रहे हैं। ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरो मार्क। रास्ते में ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरो मार्क, कुछ तीर के चिन्ह मिले उनको। रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्हें तीर के निशान मिले हैं कुछ। नेक्स्ट टू द मैसूर, जो कि मैसूर की तरफ इशारा कर रहे थे वो तीर के निशान। ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर बने हुए थे वो मार्क, और ऐसा दिख रहा था कि मैसूर मैसूर की तरफ तीर का इशारा बना हुआ था। व्हाट डज इट सजेस्ट, ये उनको क्या सहायता देता है, ये उनको क्या समझाना चाहता है जो ये सिंबल बने हुए हैं? डायरेक्शन को दिखा रहा है, मैप दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, या नन ऑफ दिस? हाँ, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। एरो का सिंबल जो है डायरेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये तो रीडिंग एक्टिविटी हो गई। अगर हमें रीडिंग नहीं आता तो हम सिंबल को कैसे समझ पाते हैं? सिंबल भी तो पढ़ने आना चाहिए, है ना। वर्ड पढ़ने आने चाहिए, सिंबल पढ़ना आना चाहिए, पोस्टर पढ़ना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप होता है किसी भाषा को सीखने का, कि हमें पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है स्पीकिंग, बोलना आना चाहिए वो लैंग्वेज। तो बोलने का तरीका हमने पढ़ लिया है पहले। अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन उस पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीपुल कैन हियर द इमोशंस एंड सी आवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी।
जो सामने वाला व्यक्ति है, पीपुल जो लोग हैं, वो हमारे इमोशंस को सुन सकते हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे चेहरे की हाव भाव से वो हमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। वेन वी स्पीक, स्पीक ही तो होगा जब हम बोलते हैं। ठीक है। तो बोलते समय, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, तो मेरे चेहरे के हाव भाव से और जो मैं बोल रहा हूँ, किस वर्ड पे मैं ज़्यादा प्रेशर दे के बोल रहा हूँ, किसको रिलैक्स होके बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये होता है स्पीकिंग। जब मैं स्पीक कर रहा हूँ या जब मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मेरे चेहरे का हाव भाव कैसा है, और साथ ही साथ मैं वर्ड्स का प्रयोग कैसे कर रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, लाउड बोल रहा हूँ, धीमा बोल रहा हूँ, या शांत भाव में बोल रहा हूँ, या फिर मैं रफ राउडली उस तरीके से बोल रहा हूँ। तो इससे हमारी स्पीकिंग स्किल का पता चलता है ना। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे रफ लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। समझाने के हिसाब से मुझे स्लो बोलना पड़ेगा, और जहाँ पर मुझे जैसे वर्ड ज़रूरत होंगे, जहाँ अगर मुझे फोकस करना है उस वर्ड पे, तो उसको मैं तेज़ आवाज़ में बोलूँगा। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे? इमोशंस कहलाएंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस अभी पढ़ा एक्सक्लामेटरी वाले में, तो हमने वाव बोला, तो वाव का मतलब हम अपने चेहरे का एक्सप्रेशन ही तो बता रहे हैं, और साथ ही साथ हम वर्ड को भी बोल रहे हैं, तेजी से बोल रहे हैं। तो हमारी स्पीकिंग का तरीके में दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे का हाव भाव, और दूसरा हमारे शब्दों का तेज होना, धीमा होना, उससे इमोशन झलकता है। जैसे हमें किसी को डांटना है, कहेंगे चुप हो जाओ, बोले चुप हो जाओ। तो इससे हमारी भावनाएं जो है पता चल रही है ना, स्पीक कर रहे हैं हम। अगर डर में हैं हम, तो कहेंगे भाई साहब हमें डर लग रहा है, ऐसे बोलेंगे तो हमें कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। भाई हमें डर लग रहा है ना, है कि नहीं। तो जब हम बोलते हैं, तो हमारे हाव भाव हमारे शब्दों से मैच करने चाहिए, तब हम सही चीज़ें सामने वाले को समझा पाएंगे। ठीक है। तो पहला था रीडिंग और दूसरा स्पीकिंग। तो यहाँ पे स्पीकिंग करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और हमारे शब्दों के इमोशन, ये दोनों जो है पीपल समझ पाएँ, तभी हमारा स्पीकिंग बेटर है, तभी हमारा बोलना वाजिब है, समझदारी वाली चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश लगा दिया यहाँ, कॉन्टेक्ट विद द पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। आई होगा, जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा, हम इधर सर करके बात कर रहे हैं, तो हमारी बातों को ध्यान से गंभीर रूप से नहीं सुनेगा ना। अगर हम किसी से आई कांटेक्ट मिला के बात कर रहे हैं, तो हमारी न चाहते हुए वो हमारी बात को सुनेगा, और हम खुद ही इधर उधर करके बात कर रहे हैं, तो सामने वाला क्यों इंटरेस्ट लेगा भाई। तो स्पीकिंग का ये भी रूल है कि हमें आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, जिससे भी बात कर रहे हैं उससे हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस थ्रो योर। जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अपनी ऊंचाई से, या अपने वजन से, वेट से, या अपनी वॉइस से, या सिचुएशन से। क्या सर? इमोशंस, अपनी भावनाओं, हम भावनाएं जो हैं बोलते समय किससे दिखाते हैं? वॉइस से दिखाते हैं ना। अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं धीमा बोलूँगा, मुझे डांटना है तो मुझे तेज आवाज़ में बात करनी पड़ेगी। तो ये सारे क्या इमोशन है ना। तो इमोशन हमें अपने वॉइस से व्यक्त करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुधा सेज, सुधा कहती है, आई फील दैट दीज लाइट्स आर टू ब्राइट। मुझे ये जो लाइट जल रही है ना, ज़्यादा ही रोशनी लग रही है, मैं ज़्यादा फील कर रही हूँ, मुझे तेज रोशनी लग रही है। ठीक है। वाट इज सी कम्युनिकेटिंग, वो क्या बताना चाह रही है? वो क्वेश्चन पूछ रही है, वो आंसर दे रही है, वो आइडम्स कुछ फ्रेज बता रही है? नहीं। आइडम्स फ्रेजेज होते हैं, ये अभी तुम्हारे लेवल से अप है, इसको मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। अगला ऑप्शन है,
ओपिनियन फ्रेज, फ्रेज है ना ये, आइडम्स भी फ्रेज होता है, ओपिनियन भी फ्रेज होता है, वाक्य के प्रकार होते हैं एक तरीके से। तो ये ओपिनियन फ्रेज है ना, वो अपनी ओपिनियन व्यक्त कर रही है, अपनी मत को बता रही कि ये रोशनी तेज लग रही है। हो सकता है कि मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे रोशनी तेज न लगे, क्योंकि मैं अंधा हूँ तो मुझे रोशनी लगेगी नहीं। किसी अंधे व्यक्ति को अगर भेज दें, कितनी भी तेज रोशनी भेज दें, तो उसको वो तेज लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि वो सुधा हो सकता है कि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो, लाइट नॉर्मल हो और उसके आंखों में ही कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से उसको तेज रोशनी लग रही हो, तो वो अपना ओपिनियन दे रही कि ये जो रोशनी है ना मुझे तेज लग रही है। ठीक है, तो ये ओपिनियन फेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन डज नॉट एग्री विद हिज कोवर्कर अबाउट ए टास्क। जॉन भैया जो हैं वो अपने साथी के साथ काम करते हैं, लेकिन वो किसी मैटर पे उससे एग्री नहीं कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उनकी बात उनको नहीं समझ में आ रही, भाई ये उनके हिसाब से लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो हाउ शुड ही कम्युनिकेट हिज डिसएग्रीमेंट, तो अपनी असहमति को उनको कैसे व्यक्त करना चाहिए। कहते नहीं मारेंगे दो थप्पड़, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए उसको? इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो उसको क्या करनी है, यू, या ये बोलना चाहिए यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते, ऐसे बोलना चाहिए। या बोलना चाहिए यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। या बोलना चाहिए आई विल जस्ट डू इट माई वे, मैं इसको अपने तरीके से करूँगा, ये बोलोगे? भाई साथ का आदमी है, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, आप उसकी बातों से नहीं सहमत हैं, तो आपको प्यार से सम्मान से ये बोलना चाहिए आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद वाट यू आर सेइंग। भैया आप जो कह रहे हैं ना उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सम्मान के साथ आप जो कह रहे हैं हो सकता है कि आप सही हो, बट मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये तरीका होता है बात करने का। स्पीकिंग इसीलिए वो सिखाया जा रहा है कि आप बोलने का तरीका सीख जाए। ठीक है, हमें कैसे बोलना है इसीलिए बोला जा रहा है। कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर किसी से असहमति बने तो सीधे डंडा उठा करके उसके पीछे नहीं पड़ जाना है, अपनी बात को रखनी है। ठीक है, घर में भी ऐसा नहीं कि छोटा भाई कह रहा है नहीं मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, नहीं दो थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें, आइसक्रीम बीमार हो जाओगे, ऐसे नहीं बोलते। छोटी बहन है तो उसको भी ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, प्यार से बोलना चाहिए, बेटा भैया बहनी ये जो आइसक्रीम है ना ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। प्यार से नहीं मानेंगे तो फिर अपना तरीका अपनाना। लेकिन ये ऑफिस के लिए बोला जा रहा है, जब हम एक समाज में होते हैं, चार लोगों के बीच में होते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली चीज़ों को बोलना चाहिए ना। अब घर में क्या है भाई, वो छोटी बहन है, वो उसको थप्पड़ खा के ही सुनना है तो वैसे सुनाना। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नहीं ये सब चीज़ें जो है, एक्चुअली वो जो छोटी बहन है या छोटा भाई वो पहले से ऐसा नहीं रहा होता है ना। हम स्टार्टिंग से उसके साथ वैसा डील नहीं कर रहे होते हैं। जब वो छोटी थी, अगर उसको नहीं पता था कि ये आइसक्रीम है और इससे खाने से मुझे बीमारी हो सकती है, मैं बीमार हो सकती हूँ, तो उसको स्टार्टिंग में ही रख रख नहीं तो मारूंगी दो झापड़, ऐसे बोल दिया बेचारे को। तो अब तो वो वही लैंग्वेज समझेगी ना। अब उसको प्यार से दोबारा समझाओगे, अरे ये तो अभी वो वाला वाक्य नहीं आया है जिससे रखना है ना, जब वो वाक्य आएगा तभी मैं रखूंगी। तो भाई नेक्स्ट टाइम तो वो जैसे आपने स्टार्ट में किया था वैसे ही करोगे तभी वो करेगी। अगर हम शुरुआत से ही वैसे बात करें तो इसकी नौबत नहीं आएगी, है ना। ट्राई करना। मैं देखो अनुभव वाली चीज़ें बताता हूँ। मेरा बेटा है, मुझे भी कोई काम लेना होता है तो मैं उसको प्यार से बोलता हूँ ये चीज़ ऐसे कर लो बेटा, वो कर देता है। वहीं उनकी माता जी हैं, वो जब तक एक झापड़ लगाएंगे नहीं तब तक वो करेगा नहीं। तो भाई हमने कैसे डील किया है उसके साथ, वही भाषा वो समझते हैं। पापा ऐसे बोल रहे हैं तो मतलब यही चीज़ है, इसका मतलब ये ऐसा करना है। मम्मा ऐसे बोल रही हैं तो ये चीज़ है, ऐसा करना। बच्चे वही चीज़ सीखते हैं जो हम करते हैं उनके साथ। बच्चों का कोई दोष नहीं होता है अगर वो ढीठ हो रहे हैं या किसी भी तरीके के हो रहे हैं। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो इस हो गया स्पीकिंग, और इससे पहले हमने रीडिंग सीख लिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिसनिंग।
नहीं, आज ही पढ़ेंगे, लिसनिंग भी आज ही पढ़ेंगे, है ना। एक्चुअली क्या है, लिसनिंग इम्पोर्टेंट होता है। लिसन मतलब सुनना। बोलना 10% चाहिए या ज़्यादा 20% बोल लो, और सुनना चाहिए 80%। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होता है, अगर सही चीज़ें हमें लेनी है, सही इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आपको बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। तभी तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ पाएंगी, तभी आप सही उसमें से समझ पाएंगे। तो कोशिश ये करें कि कम बोलें लेकिन सुने ज़्यादा लोगों को, तो आपको चीज़ें सही मिल पाएंगी। ठीक है, तो देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बोथ। सबसे प्रभावी कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है उसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, स्पीक एंड लिसन वेल। स्पीक वेल, सी वेल, लर्न वेल। तो ऑप्शन ए सही है, दोनों ज़रूरी है, सुनना भी और बोलना भी। लेकिन बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। बोलना भी ज़रूरी है, और बोलना सही तरीके से बोलना। जैसे अभी मैंने बताया, डांटना है तो प्यार से नहीं डांट सकते हैं, गुस्सा जाहिर करना पड़ेगा, तभी तो सामने वाला समझेगा ना कि गुस्सा है। तो वही चीज़ है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ें आती हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग वेल। लिसन वेल बोला जा रहा है, दोनों अच्छे से, सुनना भी अच्छे से चाहिए हमें, बोलना भी अच्छे से चाहिए, लेकिन सुनना ज़्यादा चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं, वी शुड इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में हमें चाहिए क्या? इग्नोर कर देना चाहिए बातों को जो गुरुजी बताएं, या भुला देना चाहिए, जो भी गुरुजी बताएं भूल जाना चाहिए? नहीं, लिसन करना चाहिए या लर्न करना चाहिए? लर्न करना चाहिए, सुनना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, लर्न तो आप तब करोगे जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, तब वो लर्निंग में आता है आपके। ठीक है, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको आप सुनिए ध्यान से। जब आप सुन लेंगे, जब उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू द इंफॉर्मेशन गिवन। लिसनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? भुलाने के लिए, ओवरकम होने के लिए, नहीं मानने के लिए, या अंडरस्टैंड करने के लिए? किसी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अंडरस्टैंड समझना भाई, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे? तो किसी चीज को, जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिसनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, राहुल स्पेंड 30 मिनट्स एवरी डे वाचिंग न्यूज। राहुल भैया जो है डेली जो बैठ करके आधे घंटे न्यूज देखते हैं टीवी पे। ठीक है, ही राइट्स डाउन फ्यू सेंटेंस अबाउट व्हाट इज सेड। और उसमें से कुछ कुछ शब्द जो है वो लिख लेते हैं, जो बोल रहा होता है न्यूज पे, न्यूज वाला सामने में एंकर जो बोल रहा होता है उसको लिखते हैं। व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, वो क्या करना चाह रहे हैं राहुल? प्रैक्टिसिंग लिसनिंग, प्रैक्टिसिंग न्यूज, प्रैक्टिसिंग मूवमेंट, या नन ऑफ दिस? क्या सही होगा इसमें से? वो सुनने का अभ्यास कर रहे हैं, वह या समाचार का अभ्यास कर रहे हैं, या मूवमेंट, घूमने का अभ्यास कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, वो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं सुनने का, सुनने का अभ्यास डाल रहे हैं, क्योंकि वो सामने से बोल रहा है अंग्रेजी में, और अगर हम ध्यान से सुन पाएंगे तभी तो लिख पाएंगे ना उसको। तो वो लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब वो ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखो, अंग्रेजी ऐसा लैंग्वेज होता है कि अगर सामने बोल रहा होता है तो हमें समझ में नहीं आता है। सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, तुम लोग तो बच्चे हो, मुझे, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो बेहतर तरीका है सुधारने का कि न्यूज़ चैनल खोलो, आधे घंटे सुनोगे, तो जो शब्द समझ में आ जाए उसको लिख लो, वो वाक्य जो समझ में आ जाए उसको लिख लो। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती जाएगी तो केवल 1 महीने अगर करो, अंग्रेजी समझ में आने लगेगी, सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी अंग्रेजी की। अंग्रेजी या कोई भी वाक्य, कोई भी भाषा हो, अगर आपको सुनना नहीं, आप सुन नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो डेली आधा घंटा यही काम करिए,
ओपन करिए न्यूज चैनल या कोई धारावाहिक ही जो अंग्रेजी में आ रहा हो, और उनमें से जो वर्ड, जो सेंटेंस आप पकड़ पा रहे हैं उसको लिखते चले जाइए। डेली आधे घंटे ऐसा करिए और 1 महीने में देखिए आपको पूरा समझ में आने लगेगा लैंग्वेज। ट्राई करना, अगर अंग्रेजी सीखना चाह रहे हो ना तो ये ट्राई करना, बेहतर समझ पाओगे। नेक्स्ट है, टीचर मीना एडवाइज्ड हर स्टूडेंट टू राइट डाउन 2 or 3 सेंटेंसेस व्हेन शी एक्सप्लेन्स द लेसन। अब मीना भी यही काम कर रही हैं जो ऊपर राहुल कर रहे थे। मीना टीचर हैं, वो अपने बच्चों का, जो मैंने अभी बोला आपको, ये मीना भी बोल रही हैं अपने बच्चों के लिए। वो कह रही हैं कि बेटा मैं जो है चीज़ों को अंग्रेजी में एक्सप्लेन करूँगी, ये जो लेसन है, ये चैप्टर जो है अंग्रेजी में एक्सप्लेन करूँगी, और उसमें से जो सेंटेंस आपको समझ में आए वो आप लिखिए, ठीक है। तो बताइए वो स्टूडेंट को क्या हेल्प कराना चाह रही हैं, स्पीकिंग का, या रिकलेक्ट व्हाट ही सी सैड, या वो जो बोली मैडम ने उसको रिकलेक्ट करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, या फिर राइटिंग के लिए बोल रही हैं, या रीडिंग के लिए बोल रही हैं, किस लिए ये बोल रही हैं। मीना मैडम अगर ऐसा बोल रही बच्चों को कि मैं जो अंग्रेजी में एक्सप्लेन करूंगी उसमें से कम 2-3 वाक्य जो जो समझ में आए वो आप लिख लेना, सुनने के लिए है ना, समझने के लिए, तो वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, रिकलेक्ट व्हाट ही सेड। भाई जब आप कलेक्ट कर पाओगे जो चीज़ें बोली हैं तभी तो आप लिख पाओगे ना, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि लिखो, लिखोगे तो मैंने क्या बोला वो समझ पाओगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है।